देखिए पिछला चुनाव जो हुआ था वो मजबूरी में मोहब्बत हुआ था। दोनों की मनसा एक ही है। पारी लगाए हुए लोग हम भोर में तुम शाम में। जिस वर्ग का वोट लोग लेते हैं, पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक का, इन सारे वर्गों के लिए इन दोनों के पास में ना तो कलम में इंक है, ना ही पेन है, ना ही गाड़ी में बैठने की जगह है। देखिए बेनीपट्टी राजनीति का अखाड़ा है, ये आप भी समझते हैं और जनता समझ चुकी है कि हम सांप नाथ और नागनाथ के फ्री में नहीं पड़े। विनोद नारायण झा, भावना झा दोनों यहाँ का अधनफरी भैंस समझ लिया है और समझ लिया। लोग एक रात में दूते हैं, एक शाम में दूते हैं। जनता उग चुकी है। विनोद नारायण झा सत्ता में नहीं बोल सकते अपने हुकूमत के खिलाफ, तो भावना को आती जनता के बीच 6,000 रुपए क्यों नहीं? किसान को कहाँ से आएगा? आप तो पहुँचते किसान के पास में, किसान हाहाकार में। एक गांव में 5 आदमी का नाम नहीं जान सकती है भावना झा। मेरा कथन ये है, डेमोक्रेसी मीन्स रिकॉल एंड रिकंस्ट्रक्शन, डेमोक्रेसी मीन्स मेजोरिटी। तो हम अपना वजूद क्यों नहीं कायम करेंगे? घाटा किन्हीं को, उससे हमको क्या मतलब है? इसी स्तर से कोई हाई टेक्नोलॉजी का कॉलेज यहाँ स्थापित हो, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। यहाँ से जो भी पेशेंट रेफर होते हैं वो कम से कम यहीं रहे, बेशक यही हमारी प्राथमिकता होगी। नमस्कार, मैं तौहीद अली, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेनीपट्टी विधानसभा में और बेनीपट्टी विधानसभा से AIMIM के संभावित विधायक उम्मीदवार महेंद्र राय जी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। जी, आपका भी स्वागत है। बेनीपट्टी विधानसभा के लोगों को आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा बता दें ताकि बेनीपट्टी विधानसभा के लोग आपको और बेहतर तरीके से पॉलिटिकली जान सकें। देखिए, मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ छात्र जीवन से। जिस समय जेपी आंदोलन चला था उस समय बहुत मैं छोटा था, फिर भी हम लोगों ने स्कूल का बहिष्कार किया था, पैदल चल के बेनीपट्टी तक आया था। उस समय क्लास 7 के 6 के विद्यार्थी हम थे। उसके बाद हम आयशा ज्वाइन के, जब हम कॉलेज लाइफ में आए 81 में, तो 83 में हमने आयशा ज्वाइन किया। फिर 95 में आकर के हम यहाँ से लोकतांत्रिक जनता दल के लोक मोर्चा के हम उम्मीदवार बने थे 95 में। वहाँ से सामान्य पॉलिटिकल जीवन मेरा शुरू हो गया। 99 में आके 99 से हम एडवोकेसी ज्वाइन किए सिविल कोर्ट मधुबनी में। अभी सिविल कोर्ट मधुबनी, बेनीपट्टी दोनों जगह हम एडवोकेट हैं। AIMIM पे ऐसा आरोप लग रहा है कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है, उससे भी AIM लड़ती है, वह सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करती है, ऐसा लोगों का आरोप है। आप इस पर क्या कहते हैं? जी, ऐसा ही आरोप नीतीश कुमार जी पर भी लगा था। जब नीतीश कुमार जी अलग हुए थे लालू यादव से, तो लोगों ने कहा था देश का लोग यह बी टीम ऑफ लालू है। और 95 का चुनाव जो नीतीश कुमार जी समता पार्टी में लड़े, समता पार्टी से पहले बहुत लोग नहीं जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का एक जनता दल जॉर्ज, आप भी जान लीजिए। उसके बाद एक कुर्मी रैली हुई, कुर्मी चेतना रैली हुई गांधी मैदान में, उसमें इसका नाम पड़ गया समता पार्टी। समता पार्टी अखंड बिहार में था, शायद 6 या 7 सीट लेकर नीतीश कुमार जी 95 में आए। आज कहाँ है आप देख रहे हैं? आज देश के नक्शे पर भी हैं, राज्य में तो है ही, देश के नक्शे पर भी हैं। तो यह आरोप लगाना कि ओवैसी साहब फन्ना को पहुंचा रहे हैं, ये मुझे नहीं कहना है। मेरा कथन ये है कि डेमोक्रेसी मीन्स रिकॉल एंड रिकंस्ट्रक्शन, डेमोक्रेसी मीन्स मेजोरिटी। तो मेजोरिटी में जिस जात और वर्ग का है, क्या उसको उतनी हिस्सेदारी मिल रही है? जितना पार्टिसिपेशन हम वोट ट्रांसफर करते हैं या देते हैं किसी को, क्या उतना रिप्रेजेंटेशन है? नहीं है। तो हम अपना वजूद क्यों नहीं कायम करेंगे? घाटा किन्हीं को, उससे हमको क्या मतलब है? और राजनीतिक संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। आज उनसे कल उनसे वो हालत पैदा करता है जो हमको किसके साथ कब किस मुद्दे पर जाना है। और एक दूसरा अहम सवाल, बेनीपट्टी विधानसभा की अगर हम बात करें तो बेनीपट्टी विधानसभा में हॉस्पिटल, स्वास्थ्य व्यवस्था है या फिर एजुकेशन को लेकर के जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वो हालत काफ़ी जर्जर है अभी भी। अगर MIM आपको टिकट दे देती है और आप विधायक चुन कर आते हैं, तो आपके पास ऐसा क्या गाइडलाइन है जिसको आप बेनीपट्टी विधानसभा की धरती पर उतारना चाहेंगे? आपका सवाल बिल्कुल बुनियादी सवाल है, आम जनता से जुड़ा हुआ है। आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य मौलिक अधिकार के अधीन नहीं आया। हम लोग वही अर्थशास्त्र की बात बोलते हैं कि 3 मौलिक आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को और पेयजल को हमारे हिसाब से
ये तीन भी मूलभूत समस्याएं आम जनता के बीच में है। आपके सामने खुद है, आप देख रहे हैं कि बेनीपट्टी में कोई कॉलेज है क्या, कोई अच्छी स्कूल है क्या, यहाँ स्वास्थ्य में यहाँ से नाराज है। कहने के लिए अनुमंडल तो है, आ गया, सिविल कोर्ट भी आ गया यहाँ, लेकिन ये दो नाराज है। मेरी प्राथमिकता होगी कि हम इस दोनों पर विशेष रूप से ध्यान दें और किसी स्तर से कोई हाई टेक्नोलॉजी का कॉलेज यहाँ स्थापित हो, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता ये होगी, यहाँ से जो भी पेशेंट रेफर होते हैं वो कम से कम यहीं रहे, बेशक यही हमारी प्राथमिकता होगी। अगर हम बेनीपट्टी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी है, एनडीए है। एनडीए से बताया जा रहा है संभावित उम्मीदवार घनश्याम ठाकुर जी हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो भावना झा जी है, जो कि अभी यहाँ की विधायक भी है। आपको कितना टफ लग रहा है इन लोगों के सामने उतरना और इन लोगों के सामने जीत दर्ज करना बेनीपट्टी विधानसभा से? देखिए, पिछला चुनाव जो हुआ था ना, वो मजबूरी में मोहब्बत हुआ था। हम सारे बैकबार इंक्लूडिंग अल्पसंख्यक, सारे मुसलमान नीतीश और लालू के नाम पर वैसे लोगों से प्यार किया जिसको एक पंचायत में, एक गांव में 5 आदमी का नाम नहीं जान सकती है भावना झा। पंचायत छोड़ दीजिए, जब एक गांव में 5 आदमी का नाम वो नहीं जान सकती है, तो हम सारे पिछड़ा अति पिछड़ा SC ST और अल्पसंख्यक मिलकर एक तरफ वोटिंग किया था कि ताकि हमारी हक और हकूक की लड़ाई वो लड़ेगी। आज बेनीपट्टी लगभग 22-23 पंचायत बाढ़ प्रभावित हुआ है। न तो भावना सड़क पर आई विपक्ष के नाते, ना ही विनोद नारायण झा कुछ बोले सरकार में कि इस बेनीपट्टी को और बिस्फी को फ्लड इलाका घोषित करो, बड़ा प्रभावित क्षेत्र घोषित करो, किसान को मुआवजा मिले, 6000 रुपया मिले। ऐसा नहीं किया, जबकि वो दोनों जान रहे हैं कि सर पर चुनाव है। तो 6000 रुपया के लिए दोषी कौन है? सत्ता भी, विपक्ष भी। इसी रिलीफ के लिए हम पीछे ले जाना चाहते हैं। आप जनता से पूछ लीजिए, इसी रिलीफ के लिए इसी कोर्ट में हम पर मुकदमा हुआ था, इसी रिलीफ के लिए हम पर बेनीपट्टी में मुकदमा हुआ था। ऋषिकेश शर्मा जब सीओ थे, इसी में हम पर पुनः मुकदमा हुआ था। जब रजिस्ट्री चौक था वहाँ मुकदमा, हमारे पास 353 का मुकदमा बेनीपट्टी के प्रशासन ने इसी रिलीफ में किया था, जब रिलीफ की मांग कर रहे थे 97-99 में। और ये दोनों गायब हैं। अगर हम ये समझते हैं कि विनोद नारायण झा सत्ता में वो नहीं बोल सकते अपने हुकूमत के खिलाफ, तो भावना को आती जनता के बीच के 6000 रुपया क्यों नहीं? आज आप जाइए बगल में बेहटा में देख लीजिए, बाढ़ दहा हुआ है। जाइए आपने कहरा में एकदम साफ, बात साफ है, तो किसान को कहाँ से आएगा? आप वोट के लिए तो पहुँचते किसान के पास में, किसान हाहाकार में है ना। आप उनको 6000 रुपया दिया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो आता है निधि योजना का, वो भी पैसे लोगों को नहीं मिल रहे हैं। और हर जगह बिचौलिया का बोलबाला है। आपको जानना चाहते हैं तो भावना झा की 2 स्कीम, एक मकिया में कब्रिस्तान बना है गिरावा, और एक घट्टा में, दोनों दीवार गिर गए। अब उसमें कल क्या होगा हम नहीं कह सकते, कि दोनों दीवार गिर गए, ऐसी हमारी जानकारी में है। आप किस एस्टीमेट से बनाते हैं, कौन कौन लोग ठेकेदार हैं, और कम से कम स्मशान में भी यही हालत हो, तो हम क्या कहें आपको। आप MIM से संभावित विधायक उम्मीदवार हैं बेनीपट्टी से। बदलता हिंदुस्तान के माध्यम से आप बेनीपट्टी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बेनीपट्टी राजनीति का अखाड़ा है, ये आप भी समझते हैं, और जनता समझ चुकी है कि हम इस सांप नाथ और नागनाथ के फ्री में नहीं पड़ेंगे। ये विनोद नारायण झा, भावना झा दोनों यहाँ का अदनफ्री भैंस समझ लिया है, और समझ लिया है लोग। एक रात में दूते हैं, एक शाम में दूते हैं, जनता उब चुकी है। क्योंकि दोनों के पास में खुले तौर मैं कह रहा हूँ कि जिस वर्ग का वोट ये लोग लेते हैं, पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक का, इन सारे वर्गों के लिए इन दोनों के पास में न तो कलम में इंक है, न ही पेन है, न ही गाड़ी में बैठने की जगह है, न मोबाइल इनकी बात सुनने के लिए। एक भी पैरवी लोग इधर के वर्गों का नहीं कर सकते हैं। दोनों की मंशा एक ही है, पारी लगाए हुए लोग, हम भोर में तुम शाम में, यही है। तो ये थे जनाब महेंद्र राय साहब, बेनीपट्टी विधानसभा से AIMIM के संभावित विधायक उम्मीदवार। मैं आपको बता दूं, AIMIM ने अब तक पूरे बिहार भर में 50 सीटों पर अपनी घोषणा कर चुका है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में AIMIM और कितने सीटों पे अपनी घोषणा करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।